दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण लॉर्ड कर्जन ने अगर कुछ किया और जिसके कारण उसे सबसे ज़्यादा पहचाना गया और उसे जूते पड़े, वो हरकत थी लॉर्ड कर्जन और बंगाल विभाजन अधिनियम 1905। कुल मिलाकर प्रशासन के नाम पर जो उन्होंने बंगाल का बंटवारा किया, उसका मुख्य आधार ये था कि वो सांप्रदायिक दंगे या फिर सांप्रदायिक अलगाव करना चाहते थे भारत में, ताकि जो क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी उन्हें रोका जा सके। क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो इस समय सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी घटनाएं दो ही क्षेत्रों में हो रही थी, पहला था बंगाल और दूसरा था महाराष्ट्र। ऐसा नहीं कि भारत में और दूसरी जगह नहीं हो रही थी, हर जगह हो रही थी, लेकिन यहाँ पर इनकी ज़्यादा प्रभाव था, इसीलिए शोषण इन क्षेत्रों में ज़्यादा था, इसलिए विद्रोह भी इन क्षेत्रों में ज़्यादा हो रहे थे। और इसे दबाने के लिए लॉर्ड कर्जन ने इस नए हथकंडे को अपनाने का कार्य किया। लॉर्ड कर्जन के देश विरोधी कार्यों में सबसे प्रमुख कार्य 1905 में बंगाल का विभाजन था। कर्जन ने राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने व कमजोर करने के उद्देश्य से प्रशासनिक असुविधाओं का आरोप लगाकर बंगाल को दो भागों में बांट दिया। इस बंगाल विभाजन को आसानी से समझने के लिए हम इस प्रकार के चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इसे आप और अच्छे से समझ सकते हैं और एग्जाम में भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। अब देखिए, उन्होंने दो भागों में बांटा। पहला था पूर्वी बंगाल और दूसरा था पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है और पश्चिम बंगाल जो कि वर्तमान में ममता दीदी वाला बंगाल है। दोस्तों, हम देखते हैं पूर्वी बंगाल। इसके प्रमुख क्षेत्र थे बांग्लादेश, असम के चटगांव और ढाका का राजशाही क्षेत्र। और ढाका के ही जो राज परिवार थे, इनके साथ मिलकर आगे चलकर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। यहाँ पर मुख्य कार्यालय था ढाका और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था ये। यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा थी। पश्चिमी बंगाल में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्र आते हैं और यहाँ पर एक बड़ी आबादी हिंदू धर्म को मानने वाली थी और इसका मुख्य कार्यालय कलकत्ता था। अब आप ही सोच लीजिए कि एक तरफ पूरे मुस्लिम धर्म के लोग और एक तरफ पूरे हिंदू धर्म के लोग, अब ये आसानी से उनको जाकर भड़का सकता था और इसी भड़काने का परिणाम निकली थी मुस्लिम लीग। लेकिन इसका बिल्कुल विपरीत होता है। मुस्लिम और हिंदू आपस में ना लड़कर एक हो जाते हैं और 1911 में ऐसा आंदोलन करते हैं 1911 तक कि इस विभाजन को रद्द करना पड़ता है। लॉर्ड कर्जन का यह विभाजन फूट डालो राज्य करो की नीति पर आधारित था। फूट डालो और राज्य करो या शासन करो की नीति लॉर्ड कर्जन के द्वारा है, ये याद रखिएगा। उसने इस कार्य के द्वारा हिंदू और मुसलमानों में मतभेद पैदा करने का प्रयास किया। बंगाल का विभाजन अंतिम रूप से 16 अक्टूबर 1905 को संपन्न हुआ था। इस विभाजन का विरोध पूरे देश में हुआ। दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और यह विभाजन समाप्त हो गया। दोस्तों, जो दरबार था दिल्ली दरबार, मतलब कि भारत में दरबार 3 बार आयोजित हुए, ये याद रखिएगा। पहला 1858 जब महारानी को विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि दी गई और दूसरा 1 जनवरी 1877 को और तीसरा 1911 को। माफ़ कीजिएगा, केसरी हिंद की उपाधि 77 में दी गई थी लॉर्ड लिटन के द्वारा, जब उस समय भीषण अकाल था और ये भाई साहब महारानी के ऊपर पैसे उड़ा रहे थे। अब आइए आगे देखते हैं कि विभाजन का क्या प्रभाव निकला। इस विभाजन से क्या वास्तविक रूप में फूट पड़ी या फिर कुछ उल्टा हुआ। विभाजन ने पूरे भारत में भारी आक्रोश और शत्रुता को जन्म दिया तथा भारतीयों ने इसका जमकर विरोध किया। इस घटना ने एक संघर्ष को जन्म दिया जिसे स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन के रूप में जाना जाता है, जिसका सर्वाधिक प्रभाव बंगाल में था, लेकिन अन्य जगहों पर भी इसका प्रभाव था। उदाहरण के लिए डेल्टाई आंध्र में इसे वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना जाता था। यह विरोध ब्रिटिश वस्तुओं, विशेष रूप से कपड़ों का बहिष्कार करने और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने कई स्थानों पर प्रदर्शन का नेतृत्व किया और उन्होंने कई देशभक्ति गीत लिखे, जिसमें से एक प्रमुख है अमर सोनार बांग्ला, यानी कि माई गोल्डन बंगाल, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के एकमात्र ऐसे कवि रहे हैं जिनके 2 गीतों को 2 अलग अलग देशों ने राष्ट्रगान घोषित किया।
माय गोल्डन बंगाल बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, वहीं जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है। इसी तरह 1913 में उन्हें अपनी कालजयी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य का। दोस्तों, अब देखते हैं आंदोलन का क्या प्रभाव निकला। तीव्र आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1911 में अंततः घोषणा की गई कि क्रांतिकारी भावनाएं आग की तरह फैल गईं और नवीन क्रांतिकारी घटनाओं का सूत्रपात हुआ और फिर आगे चलकर इसे समाप्त करना पड़ा। अब देखते हैं कि निष्कर्ष क्या निकला। कर्जन था कैसा व्यक्ति, क्या वो अच्छा था या बुरा, ये निष्कर्ष में देखते हैं। कर्जन, जिन्होंने 1900 के दशक में कांग्रेस को इसके पतन के लिए लड़खड़ाकर या डगमगाने के रूप में संबोधित किया, अंततः भारत को कांग्रेस के साथ अपने इतिहास में उस समय की तुलना में अधिक सक्रिय और प्रभावी बना दिया। आप जब इतिहास पढ़ें तो कांग्रेस को उस रूप में ना देखें जिस रूप में वो अभी है। हो सकता है कि आप उसकी राजनीतिक विचारधारा से सहमत ना हो या फिर वर्तमान के कांग्रेसी नेताओं के समर्थन में ना हो, लेकिन उस समय के जो कांग्रेसी नेता थे उनका उद्देश्य राजनीतिक नहीं बल्कि देश को आज़ादी दिलाना था। इसीलिए 1947 से पहले जब भी कांग्रेस का नाम आए तो आपको ये सोचना है कि ये एक राजनीतिक पार्टी न होकर एक क्रांतिकारी दल है। अब देखते हैं, कर्जन एक निरंकुश शासक था। उसके कार्यों के कारण भारतीयों में काफ़ी नाराज़गी थी। फिर भी उसकी दक्षता, उद्यम और अभियान या पहल के दृष्टिकोण से उसे कुशल शासक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह भारत के सर्वश्रेष्ठ गवर्नर जनरलों में से एक था। उदाहरण के लिए दिल्ली सल्तनत में एक शासक हुए, तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक। ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। दिल्ली सल्तनत में कोई और इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो योजनाएं थी असफल पे असफल होती रही और इनके कई सारे ऐसे काम थे जिनके कारण इन्हें पागल शासक कहा गया। लेकिन वास्तविक रूप में यह था कि अगर मोहम्मद तुगलक की एक भी योजना सफल हो जाती तो वे भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक हो जाते। यही कर्जन के साथ भी हुआ। उन्होंने प्रशासनिक तौर पर जो काम किए वो अन्य गवर्नर या फिर अन्य वायसराय की तुलना में बेहद बेहतर थे, लेकिन अगर वे बंगाल विभाजन न करते तो भारतीय उनके लिए ठीक वैसे ही आंसू बहाते जैसे कि रिपन के लिए बहाए थे और वे भारत के बेहतर सोचने वाले, भारत के लिए अच्छा सोचने वाले लोगों में गिने जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से समाप्त होता है लॉर्ड कर्जन की इस यही लीला और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और हम 30 मिनट के करीब हैं और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। विलियम ब्लैक कहते हैं, जो भी चीज़ आज साबित हो गई वह कभी सिर्फ एक कल्पना मात्र थी। कल्पना सृजन का बीज है जिसे सींचना पड़ता है। क्रिकेट के पिता या फिर गॉड ऑफ क्रिकेट हम डॉन ब्रैडमैन को कहते हैं, लेकिन अगर सब इसी कल्पना पर रह जाते या फिर इससे आगे नहीं बढ़ते तो फिर क्या कुछ होता। इससे आगे बढ़कर तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट बने और इसी से आगे बढ़कर कोहली किंग ऑफ क्रिकेट बने। तो इस तरह से हम चीज़ों को तब समझ पाएंगे जब हम कल्पनाएं करेंगे और कल्पना ही आगे बढ़कर सृजन होती है। जो आज नहीं है हो सकता है कि वो भविष्य में होगा। एआई के बारे में आज से 20 साल पहले लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन जब कल्पना की गई और इसका सृजन हुआ तो आज हमारे सामने एआई मौजूद है। इस तरह से उम्मीद है कि मैं आपको वीडियो में समझा पाया हूँ कर्जन के बारे में। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर एमए हो, बीए हो या फिर स्कूल लेवल हो, आप अपने स्तर से इसमें से मटेरियल निकाल कर आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।